क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET वगैरह वगैरह सब की तैयारी होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं। तो हम लोग AMU, जामिया, BHU, नीट, JEE, NTA जितने भी इंफॉर्मेशन के आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो वो लोग जो लोग किसी टेस्ट के फॉर्म भरना चाहते हैं या अपडेट रहना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो अपने टाइम पे सारे इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 11th क्लास, चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। एक लेक्चर किया, उस पर हम लोगों ने एक बल्कि 2 लेक्चर कर लिया छोटे छोटे। और अभी हम लोग कर रहे थे बहुत सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस भी बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन सब बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। ये प्रोसेस इसलिए डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ आएगा और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी एक अपनी अहमियत है इस थर्मोडायनेमिक्स में। तो जब वो पता होगा तो वो कंसेप्ट समझ में आसानी से आ जाएगा, इसलिए हम लोग पहले उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं और आगे दे रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने जो बेसिक बातें बताई थी कि एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग तो हमने बताया था, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स में मेन जो हमारा फोकस्ड होता है वो सिस्टम पे होता है। एक सिस्टम जिसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या उसका इफेक्ट हो रहा है। साथ ही ये बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो आमतौर पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में गैस यूज़ करते हैं। वैसे लिक्विड भी होता है, लेकिन गैस ज़्यादातर टाइम में किसी कंसेप्ट को समझने के लिए उसको यूज़ करते हैं, इसलिए कि जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसी भी चीज़ को अगर चेंज करें, जैसा टेम्परेचर चेंज करें तो उसका इफेक्ट उसमें बहुत आसानी से दिखने लगेगा। प्रेशर चेंज करें तब भी आसानी से उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। तो ज़रा सा भी टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा। और क्या कैसा इफेक्ट होता है उसको हम लोग फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। तो हम थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं किसी पैरामीटर्स में तो क्या उसका इफेक्ट आता है वो हमें विजिबल या ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो इसीलिए जो सुइटेबल मटेरियल है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वो है गैसेस। ठीक है, यूजुअली हम लोग नॉर्मल गैस लेते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, मॉलिक्यूल ना बने, जैसे नोबल गैसेस हैं, ऐसे गैस में बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग नोबल गैस ही ले, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा लेते हैं जो उस पर इफेक्ट जो ना मॉलिक्यूलर इफेक्ट ना पड़े। ठीक, आगे चलते हम लोग। क्या बताया कि एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, हमने पहले ही टॉपिक पे बताया था, पहले दिन बताया था। थर्मो मतलब हीट होता है, डायनेमिक विथ चेंजेस। ठीक है ना, डायनेमिक्स चेंजेस अकॉर्डिंगली, मतलब क्या हीट दे रहे हैं, हीट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हीट के रेफरेंस में, उसी के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आज कि एक सिस्टम का हीट या एनर्जी किन किन तरीकों से बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो देख रहे हैं हम लोग, चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम।
ठीक है। तो एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का एनर्जी कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखते हैं कि एक सिस्टम का एनर्जी कैसे चेंज करते हैं। तो एक हम लोग सिस्टम लेते हैं इस तरह से, एक हमारा ये सिस्टम है और ये हमारा एक उसका कवर है, उसको कवर कर देते हैं हम लोग। इसके अंदर एक गैस ले लेते हैं हम लोग, गैस है ये, ठीक है। और इसका जो हीट है दो तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है, दो तरीके से चेंज करते हैं। मैं इस ढक्कन को, ये कवर को हटा देता हूँ, एक दूसरे तरीके से इसे कवर कर देता हूँ मैं। एक दूसरा तरीका है कवर करने का ये। ठीक है, क्या बताया कि ये एक हमारा सिस्टम ले लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक गैस है और ये सिस्टम का जो ये वॉल है, ये थर्मल वॉल है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। एक होता ना इंसुलेटर, एक होता कंडक्टर। तो ये जो इसका कंटेनर का जो वॉल है, ये थर्मल कंडक्टिंग वॉल है, यानी कि इसके अंदर हीट जा भी सकता है, हीट आ भी सकता है इस वॉल के थ्रू। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बताया था कि एग्जाम्पल में जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन के अंदर जो भी कंड होता है वो गर्म रहता है, लेकिन वो चूँकि एक कंडक्टिंग कंटेनर होता है तो थोड़ी देर, अगर आधे घंटे एक घंटे के बाद देखेंगे, 2 घंटे बाद, तो वो खाना ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हीट अंदर जाती है बाहर आती है। एक हीट का एक रूल है, जानते हैं, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। हीट जो है हमेशा गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करता है, या फिर हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इट इज नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, यानी हीट जो है गर्म बॉडी से, या जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है उससे लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसलिए कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आज की डेट में हम लोग का विंटर सीजन शुरू हो गया है, तो विंटर सीजन शुरू हो गया तो क्या मतलब हुआ विंटर सीजन का, कि जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है। तो चूंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हमारे बॉडी से हीट निकल निकल के बाहर जाने लगता है। ठीक है, और जब वो बाहर जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है या हीट कम होने लगता है, तो हमें ठंड का एहसास होने लगता है। ठीक है, हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर है जो फिक्स रहता है। हम लोग हॉट ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस के स्केल पे, और 98.6 फ़ारेनहाइट के स्केल पे होता है ये। तो अलग अलग स्केल में मेजर करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही होता रहेगा। ठीक है, हमेशा ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। मान लो सर्दी के दिन आ गए तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री है या 15 डिग्री है, तो वो तो बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, जो हॉटर बॉडी है उसके बॉडी से हीट निकल के कूलर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेगा। हमारे बॉडी से हीट निकलने लगता है और हमें ठंड का एहसास होने लगता है, इसलिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा। लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर गिर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग एक हॉट ब्लडेड एनिमल है। तो हम लोग नेचुरल तौर पे एक मेजरमेंट लेने लगते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये है कि हमारे बॉडी का हीट बाहर ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़े के बजाय 2 कपड़े पहन लेते हैं, 3 कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, इसलिए कि हमारे बॉडी का हीट बाहर ना जाए किसी तरह से।
ठीक है। हाथ में ग्लव्स, पैरों में मोजे, जूते, सब कान में मफलर वगैरह सब पहन लेते हैं, इवन मंकी माउस का भी पहन लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का हीट बाहर ना जाए, वो हम लोग मेजरमेंट करने लगते हैं, वो हम लोग तरीके अपनाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग अपने बॉडी के हीट को रोक के रखते हैं अंदर ही, ताकि बाहर ना जाए और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सुनते हम लोग सर्दियों के जो कोल्ड वेव चलता है, तो शीतलहर की वजह से इतने लोग मर गए ठंड लगने की वजह से, ठीक है। तो ठंड की वजह से बहुत सारे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जाता है। इसी तरह से जब गर्मी के दिन आ जाते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर पता चला कि भाई 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री चल रहा है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री रहेगा। अब वो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो टेम्परेचर, उसकी जो हीट है हमारे बॉडी में आने लगता है, क्योंकि हम सराउंडिंग के कंपेयर में ठंडा, हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है सराउंडिंग के कंपेयर में। तो वो सराउंडिंग से हीट हमारे बॉडी के अंदर आने लगता है। जब हीट आने लगता है तो हम लोग को गर्मी लगने लगती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन हमारा बॉडी तो एक हॉट ब्लडेड है, वो नहीं चाहता कि हमारा टेम्परेचर 37 से ज़्यादा जाए। तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी को रोकने के लिए अलग अलग हम लोग मेजरमेंट लेने लगते हैं। जैसे कपड़े जो है बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं हम लोग, पंखे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी में जाते हैं। फिर हमारा बॉडी खुद नेचुरल तौर पे मैकेनिज्म करता है, जैसे स्वेटिंग होने लगता है, पसीने निकलते हैं, पसीने निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अपना बाहर का टेम्परेचर जैसे बॉडी में आएगा, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो पसीने निकल निकल के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहता है। तो ये क्या देखा गया कि सराउंडिंग का इफेक्ट जो ना सिस्टम पे पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी भी एक सिस्टम है, बल्कि एक तो बहुत ही यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स का बहुत ही वेल फाइनेस्ट डिवाइस है ये, फाइनेस्ट मशीन है। हम लोग एक तरह का मशीन है, कुदरत ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और अगर उर्दू में हम लोग बोलते हैं अपने आप को कि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात है। मखलूक मतलब क्रिएचर, इंग्लिश में क्रिएचर। जितने जो भी जानदार हैं, जैसे आदमी है तो जानवर, जैसे हम लोग सराउंडिंग में कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, गाय है, गधे हैं, घोड़े हैं, हाथी है, शेर है, मंकी है, बहुत सारे जानदार हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा और सुपीरियर टाइप का है तो होमो सेपियन सेपियन है। आप जानते हैं होमो सेपियन सेपियन किसको कहते हैं? ह्यूमन को कहते हैं। ये बायोलॉजिकल हम लोग का एक कैटेगरी है, ठीक है ना। तो ये होता है। इसी तरह से क्या बताया कि जो ये सिस्टम है, तो अगर ये कंडक्टिंग वॉल है, तो कंडक्टिंग वॉल होगा तो बाहर में अगर कहीं से टेम्परेचर अगर देते हैं इसको, तो इसके अंदर का ना हीट बढ़ने लगता है। जो इसके अंदर पहले से हीट था, नेचुरल तौर पे जो इसके अंदर हीट है, उसको किसी गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं, उसका इंटरनल एनर्जी है। Internal energy means the energy present inside the system naturally at a given condition is called internal energy. अब कंडीशन को चेंज कर रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है कि मान लो बाहर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, आउटर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो जाहिर है उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम से ज़्यादा जब सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, तो बाहर से जो हीट है इसके अंदर इन करने लगेगा। जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इस सिस्टम के अंदर आने लगेगा, ठीक है। जब इस सिस्टम के आएगा तो ये जो है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसका जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस तो जानते ही हैं, ये हमेशा ही रैंडम मोशन में रहता है। जैसे हमारा एयर है, ये गैस, बहुत सारे गैसेस है इसके अंदर। जो कॉमन गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, कई सारे और दूसरे डस्ट पार्टिकल भी हैं इसमें। तो ये एक मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। तो जो ये गैसेस होते हैं, ये रैंडम मोशन में रहते हैं। और अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका जो मोशन है या वेलोसिटी है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो जानते हैं। तो जैसे इसको हीट मिलेगा, इसके अंदर का गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब इसकी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। गैस मॉलिक्यूल पहले जितने वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और जब गैस का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, तो ये एक सिस्टम है, ये एक कंटेनर है, ये जो गैस है वॉल पे जाके टकराएगा, वॉल से
पहले भी टकरा रहा था, लेकिन अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ गया तो अब बहुत ज़्यादा तेजी से जाकर टकराएगा। कितनी बात समझ में आई? तो अब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ गया। क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर किसको बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो पहले जो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, जाके वॉल से टकरा रहा था, पहले भी प्रेशर लगता था पर यूनिट एरिया, लेकिन पहले जो प्रेशर था वो इनिशियल प्रेशर के नाम से जानते थे। लेकिन जब ये हीट आएगा तो इस हीट की वजह से गैस का जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से जाके स्ट्राइक करेगा वॉल पे। कितनी बात में? तो पहले के कंपेयर में अब प्रेशर बढ़ने लगेगा। ये तो वॉल है, ये तो वॉल है, तो ये तो वॉल फिक्स है। लेकिन ये जो है, ये जो हमने एक डिस्क टाइप का बनाया है, एक पिस्टन है, ये एक मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है ना? मूवेबल पिस्टन, ये एक मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन जो ना ऊपर की तरफ जाने लगेगा। कितनी बात समझ में आई? एक चीज और, जैसे हमारा जो शेप है, अभी हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर होता है या नहीं होता? हम लोगों के बॉडी के अंदर एक प्रेशर होता है, और ये जो प्रेशर है, कितना है प्रेशर? हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो कितना है? कुछ आइडिया? हम लोग जो बॉडी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है? हमारे बॉडी के जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जहाँ से एटमॉस्फेयर से जितना लग रहा है उतना हमारा बॉडी का प्रेशर है। और वो जो प्रेशर है 1 atm कहलाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये हमारा 1 atm के बराबर है। और 1 atm का जो वैल्यू होता है 1.03110 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी बात सुनी? ये 1.03110 टू द पावर 5 जो है ना, लाख को बताता है। 1000 में 3 जीरो आते हैं, लाख में 5 जीरो आते हैं, करोड़ में 7 जीरो आते हैं। अगर हम इसको 5 जीरो इस पे लगा दें तो 1.03100 इतना आ जाएगा इसका। ये एक कम करते, इतना प्रेशर आ जाएगा। इसको हटाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 लाख तो मान ही सकते हैं ना इसको। 1 लाख 1,03,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टोटल अगर पढ़ते हैं तो इतना जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हमारे बॉडी पे, ठीक? हमारे बॉडी के अंदर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है आउटसाइड में। इसीलिए जितना आउटर प्रेशर है उतना ही इनर प्रेशर है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, और हम लोग एक अपने शेप में है, हम लोग अपने शेप में है। तो हमारे बॉडी का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे बॉडी का इंटरनल प्रेशर भी इतना ही होता है। कितनी बात समझ में? इसको एक समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, फिर लौट के आ जाऊंगा। आगे चलते हैं। आपने सुना नील आर्मस्ट्रांग का नाम? कौन? अच्छा, आपने तस्वीर देखी है? पहला शख्स नील आर्मस्ट्रांग जो मून पे पैर रखा था। ऐसे तो 3 लोग गए थे, लेकिन पहला शख्स जो मून पे पैर रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग थे। आपने देखा तो होगा, फोटो बहुत दफ़ा चलता रहता है। और अभी तो चंद्रयान अभी डाले थे इंडिया ने, तो उसमें बहुत सारे और भी पुराने इन्फॉर्मेशन को लोगों ने अपडेट किया था यूट्यूब पे। कितनी बात समझ में? आप ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का जैकेट पहना था, या स्वेटर पहना था, या टी शर्ट पहना था, या शर्ट पहना था? स्पेस सूट पहना था। उसका क्या फंक्शन था, या क्या फंक्शन होता है?
अब पक्का? मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है ना, तो मैं इसलिए आप लोगों से पढ़ के पूछ के सीखते और समझते रहता हूँ। ठीक है ना। नील आर्मस्ट्रांग वाइट कलर का स्पेस सूट पहन के गए थे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो स्पेस सूट है वो उसको कुछ इस तरह से बनाए थे कि उसका जो प्रेशर बनेगा बॉडी के ऊपर वो A1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर मेंटेन करके रखे। क्या मतलब? यानी हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो उतना प्रेशर वो जैकेट के अंदर मेंटेन किया गया था ताकि वो बाहर से लगता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं, पक्का? ठीक है। गुब्बारे वाला बैलून आपने उड़ाया है कभी? जैसे बच्चे ईद बकरीद में हम लोग जाते हैं, या अब हम तो बड़े हो गए, जब बचपन में जाते थे या अब भी बच्चे जाते हैं ईद बकरीद पे ना, तो उनको बैलून दिलाते हैं, वो जो हवा में धागा छोड़ती है हवा में उड़ जाता है। ये देखा आपने कभी? तो उसकी तो हवा, ऐसे भी और भी हम लोग बर्थडे पे बैलून लगाते हैं, सजाते हैं अपने घरों में, रंग बिरंग के बैलून लगाते हैं, तो उसमें बैलून में हवा भरते हैं हम लोग, बैलून में हवा भरते हैं। बहुत लोग पंप से हवा भरते हैं, बहुत लोग मुंह से हवा भरते हैं। तो चलिए मैं पंप से हवा भरता हूँ। तो एक बैलून है सूखा हुआ रहता है, देखा है? अब कभी बर्थडे में तो बनाया होगा, लगाया होगा ऐसा कभी? लगाया तो होगा, हाँ हाँ। तो आजकल तो बैलून वाले भी बहुत अच्छा पैकेट में आता है, कई सारे कलर आते हैं और कुछ में तो प्रिंटेड आता है, हैप्पी बर्थडे का है या और किसी ओकेजन है तो उसके हिसाब से आता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आता है चिपटा सा होता है, उसके मुंह में पपला के ऐसे ऐसे हवा डालते हैं, दिख 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 डालते रहेंगे, छोटा सा हो जाएगा, फिर और डालेंगे, फिर और डालेंगे, फिर और डालेंगे, फिर और डालेंगे, फिर बड़ा हो जाता है खूब बढ़िया सा। ठीक है। फिर धागा बांध देते और फिर उसको जैसे भी चाहे उसको दीवारों में चिपकाते, फेविक्विक लगा चिपकाते हैं, या फिर और दूसरा जो भी तरीका हो सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और हवा भर दूं तो क्या होगा वो? अगर मैं थोड़ा बैलून में और हवा भर दूं तो फट जाएगा। क्यों फटा कैसे ये बैलून? ये बैलून फटा कैसे, क्या वजह हो सकता है? जब हम लोग हवा भर रहे थे तो बैलून के अंदर हवा आ रहा था, एयर होता, तो एयर का एक प्रेशर लग रहा था, बैलून के जो सरफेस था उसके अंदर से प्रेशर लग रहा था। उसी तरह से जैसे से वो सरफेस बढ़ने लगा, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा उस पर। ठीक है। अब हम लोग प्रेशर बढ़ाते, एयर भरते गए, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट था। ठीक है। तो अंदर का प्रेशर अगर कम रहेगा चलेगा, क्योंकि बाहर का दबाव पड़ा हुआ है। अंदर का प्रेशर अगर कम रहेगा और बाहर का ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा फटेगा नहीं वो। लेकिन जब हमने बैलून में हवा इतना डाल दिया कि अंदर का एयर का प्रेशर बाहर के एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ? धुम, भट सकन फट जाता है। ठीक है। यानी कि अंदर का प्रेशर बैलून में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा हो गया तो बैलून फट गया या फट जाता है। कितनी बात समझ में? इसी तरह से अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे, हम लोग का ऊपर क्या है कि एटमॉस्फेयर का जो ना अर्थ खींच रहा है, चारों तरफ से हवा को खींच रहा है, तो एयर का ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे दबाव पड़ा हुआ है। तो हम क्यों, हमारे ऊपर जो ना बहुत दबाव है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर हम इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे, तो जैसे बाहर निकलेंगे वैसे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। एयर का जब प्रेशर कम होने लगेगा तो हमारे बॉडी का प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि हमारा तो कम नहीं हुआ ना, वो तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हुआ है, हमारा तो उतना ही है जितना पहले था। कितनी बात सुनी? और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर, आउटर प्रेशर और कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर और कम हो जाएगा। तो पता चला हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। ये आपने कभी सुना है नोज ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग ऑन माउंटेन? यानी पहाड़ी एरिया में अगर कभी घूमने जाते हैं, बहुत दफ़ा होता है ना, बच्चे जाते हैं पहाड़ों पे और या हिली एरिया में, तो नाक से खून गिरने लगता है, कान से खून गिरने लगता है। ये कभी सुना है आपने? और क्यों होता है? होता है, नाक से खून गिरता,
कान से भी खून, जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं ना बच्चे या कोई भी आदमी जाएगा तो पहाड़ी पे जब जाते हैं ना, बहुत ऊंचाई पे, जैसे हिमालय का जो है 850 फीट की ऊंचाई है, 850 कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे। बहल उतने ऊंचाई पे जब जाएंगे ना ज़मीन के ऊंचाई से, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो हमारे बॉडी का चूंकि प्रेशर तो उतना ही रहता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है फास्ट होने लगता है, और जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि अंदर अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो जो सॉफ्ट ऑफ द बॉडी है, पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो बस्ट करता है। ठीक है। और जब बस्ट करता है ब्लीडिंग होने लगता है, तो जैसे नाक का पार्ट अगर यहाँ पे सॉफ्ट ब्लीड कर गया तो नाक से खून गिर जाता है, या फिर कान से खून गिरता है। गर्मियों में बहुत सारे बच्चों को नाक से खून गिरता है। गर्मी जब बहुत पड़ने लगेंगे तो उस वक्त देखिएगा बहुत सारे बच्चों को नाक से खून गिरने लगते हैं। ठीक है। वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, क्योंकि जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर घट जाता है। कितनी बात समझ में? तो इसी तरह से जैसे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा और हमारे बॉडी का प्रेशर तो उतना ही रहेगा। डिफरेंस बढ़ते बढ़ते, यानी एक्सटर्नल का कम होता जाएगा और हमारे बॉडी का उतना ही रहेगा, तो डिफरेंस बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारा बॉडी जो ना बर्स्ट कर जाएगा। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के जब वैक्यूम की तरफ जाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि हम लोग बर्स्ट कर जाएंगे। बस जैसे जैसे तरबूजा फट जाए, ऊपर से गिरा दो और तरबूजा फट जाए, तो ऐसे ही हम लोग फट के मर जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से जब मून पे जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, तो एटमॉस्फेयर तो बहुत कम हो गया, एक्सटर्नल का प्रेशर कम हो गया, हो जाएगा, तो नील आर्मस्ट्रांग बस्ट करके मर जाते अगर वैसा सूट नहीं पहनते। तो उसके अंदर जो जैकेट पहना गया है, उसके अंदर एयर का प्रेशर इस तरह से मेंटेन किया गया है ताकि वो उनका बॉडी का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बना रहे, क्योंकि मून के सरफेस पे तो एयर कम है, तो प्रेशर भी कम होगा। जितना हमारे बॉडी का प्रेशर होता है उतना तो होगा नहीं, तो फिर हमारा जो भी वहाँ रहेगा वो तो बस कर जाएगा, मर जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि एयर का प्रेशर कम होने लगता है। यहाँ पे क्या बता रहे थे हम लोग, वापस आ जाते हैं कि जैसे बाहर से हीट जब आएगा तो गैस को जब एनर्जी मिलेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा। ये तो ज्वाइंट पार्ट है, मगर ये एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है ना? पिस्टन समझ में आ रहा है? ये ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब पिस्टन कभी देखा आपने? नहीं देखा ना? तो आप टीवी देखते हैं? हाँ, टीवी में एक वो आता है, एक ऐड आता है, पेट्रोल के अंदर एक लुब्रिकेंट डालते हैं, नाम हम भूल गए, तो उसके अंदर बाइक का दिखाता है कि ऐसे ऐसे चल रहा, बहुत मशीनें चल रही है उसकी, दब 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 चल रही है, फिर उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट चलता है वो। कौन सी कंपनी का ऐड आता, मैं भूल गया, देखिए मुझे याद है, लेकिन वो अक्सर अभी भी आता है, अभी भी आता है, कभी भी देख सकते हैं आप। तो वो जो है, वो जब पिस्टन ऐसे से ऊपर नीचे मूव करता है, वो एक तरह का पिस्टन की तरह रोल प्ले करता है वो, ऊपर नीचे मूव करना। ऐसे ये जो पिस्टन है, पिस्टन एक जगह और देख सकते हैं हम लोग, खाना बनते देखा, कुकर में खाना बनते हुए, खाना कुकर में बनता है, तो जब खाना कुकर में तो पूरा बंद कर देते हैं हम लोग, पूरा खाने वाने का चीज़ रख कर और उसको ढक के, अब उसका एक वो होता है, बंद कर देते हैं उसको, ऊपर से कवर से बंद हो जाता है और लॉक लगा देते हैं ऐसे। फिर क्या होता है, पकते रहता, अंदर का जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो फिर उसका एक ऊपर में एक नोजल टाइप का होता है, वो ऊपर की तरफ ऊपर शिफ्ट कर जाता है और फिर उसमें से बहुत सारे धुआं निकलते, मतलब धुआं नहीं, वेपर निकलता है, एक आवाज़ सीटी की आवाज़ आती है उसमें से, सिटी की जो आवाज़ आती है, तो वो एक तरह का पिस्टन का रोल प्ले करता है, ऊपर नीचे मूव करते रहता है। इसी तरह से ये भी है एक, ये पिस्टन है। ठीक है। तो जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पिस्टन हल्के हल्के ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ था भी, और ये थोड़ी देर में ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, ये पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा। नीचे भी आ सकता है, अगर प्रेशर कम हो जाए तो ये नीचे भी आ सकता है। कितनी बात समझ में? अगर हाँ, तो ये जो है ना, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करते रहता है ये इस तरह से। कितनी बात समझ में?
तो क्या बताया कि एक सिस्टम होता है, जब कभी सिस्टम में सराउंडिंग से एनर्जी मिलता है तो उस केस में इसका प्रेशर बढ़ने लगता है, पिस्टन अपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना। ये जब अपर की तरफ मूव करेगा तो इसका सिलेंडर का जो ना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन। किसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंशन। ठीक है ना। हाँ, एक्सपेंशन हो रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले जितना वॉल्यूम था अब उससे ज़्यादा हो गया, ये सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ गया। पहले यहाँ से यहाँ तक था सिलेंडर, अब इतना हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया ये। ठीक है। तो ये तो एक तरीका है हीट देते हैं तब का। अगर हीट किसी तरह से निकले, बाहर निकले, मान लो बाहर का टेम्परेचर कम है या हम कम कर दिए, तो इसका एनर्जी बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। जब बाहर की तरफ जाएगा तो इसका जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा, अंदर का प्रेशर कम होने लगेगा, क्योंकि जब उसका एनर्जी कम होने लगेगा तो गैस का जो रेंडमनेस है, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होने लगेगा। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, फिर उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो ऊपर से लगता रहता है इसके ऊपर। जैसे ये एक ढक्कन जो यहाँ पे था, ये इसका मतलब ये यहाँ पे जब है तो इसका मतलब इसके अंदर से जो प्रेशर लग रहा है और जो बाहर से प्रेशर लग रहा है दोनों बराबर था। ठीक है। जब हीट लिया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो ये अंदर का प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया था। लेकिन वो वहीं तक जाएगा जहाँ पे प्रेशर बाहर का और अंदर का दोबारा से बराबर हो जाए, फिर वो जाके रुक जाएगा। जहाँ पे अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा फिर वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा वो। अब अगर मान लो यहाँ अगर ठंडा होने लगा, हीट बाहर जाने लगा, जैसे रेड से दिखाया हमने, हीट जब बाहर जाने लगेगा तो अंदर का जो एनर्जी है कम होने लगेगा, रेंडमनेस कम होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो ऊपर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, कंपेयर करेंगे तो ऊपर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, फिर वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने लगेगा। कितनी बात सुन रही? तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे मूव करता है। कितनी बात सुन रही? जब पिस्टन मूव करता तो वर्क डन करता है वो। अभी हम अभी रिलेशन निकाल के दिखाएंगे। जब पिस्टन ये मूव करेगा, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो कम हो, वॉल्यूम बढ़ता घटता रहेगा, तो उस वक्त जो है ना वर्क डन होता है। ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर जो तरीका है एनर्जी चेंज होने का, या एनर्जी चेंज होता है वो दो तरीके, या तो हीट दे के चेक करे, हीट दे के हीट लेके चेक करे, या फिर वर्क डन करके देखे। ठीक है ना। पिस्टन जो है ना अपने आप से ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से हीट मिलेगा तभी जाके ऊपर जाएगा, अपने आप से नीचे नहीं आएगा जब तक कि वो अंदर का प्रेशर कम ना हो रहा हो। ठीक है। बाहर का प्रेशर ज़्यादा ना रहो। बाहर का प्रेशर ज़्यादा ना होना क्या मतलब हुआ इसका? बाहर का प्रेशर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो अभी हमने कहा कि इधर जब हीट निकलेगा बाहर तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा। बाहर का प्रेशर कैसे ज़्यादा हो जाएगा? मतलब ये कि जब अगर पिस्टन, हाँ, जब पिस्टन रुका हुआ है तो जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से प्रेशर लग रहा है। अगर बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इतना प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो इतना ही प्रेशर अंदर से भी लग रहा है। ये इसका तो मतलब ये हो गया। अब क्या हुआ कि अंदर हीट कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो वो उतना ही रहेगा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन अंदर का प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये गैप, प्रेशर का गैप ज़्यादा होने लगेगा, तो फिर वो ऊपर से पिस्टन जो है ना, ऊपर का प्रेशर अगर ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया इसके कंपेयर में, तो वो ऊपर से नीचे आने लगेगा। फिर वो पिस्टन वहीं रुकेगा, या पिस्टन वहीं पे रुकता है, रुका रहता है जहाँ पे अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होता है। ठीक है। अगर अंदर का प्रेशर कम है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का कम हो जाएगा कंपेयर करने में, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो कभी भी एक सिस्टम का अगर पिस्टन मूवेबल है, मूवेबल का मतलब ये कि मूव करना, फ्री है मूव करने के लिए, प्रेशर का वेरिएशन होगा और उसी के अकॉर्डिंगली पिस्टन अप डाउन मूव करेगा, या एक्सपेंशन होगा, आपका मतलब एक्सपेंशन होगा, या डाउन का मतलब कंप्रेशन होगा। ठीक है। तो सिस्टम में एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ये जो दो टर्म है वो अंदर के प्रेशर से डिपेंड करता है। कितनी बातें समझ में आई अब तक?
अब हम एक एक करके दो तीन बातें जो हमने जो बताया है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहले तो आप इसको नोट कर लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कि कितना इसका वैल्यू होता है। ठीक है, ओके। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज by two methods. ठीक है, एक इधर एनर्जी is supplied to the system, or extract from system. ये तो तरीका एक हो गया। और दूसरा तरीका दे रखा वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, ये दो तरीके हैं जिससे एनर्जी सिस्टम का चेंज होता है। एक तो एनर्जी देते लेते हैं निकालते हैं, और दूसरा वर्क डन से है। अब इसका एक साइन कन्वेंशन आता है, तो इसमें हम साइन कन्वेंशन बताने जा रहे हैं। इसे नोट करिए, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। साइन कन्वेंशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अगर इसको हीट देंगे सिस्टम के अंदर, ये हीट दे रहे इसको, तो Q इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। Q इज ग्रेटर देन जीरो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट absorbed by the system। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q जो ना ज़्यादा होता है जीरो से, ये इसको एरो ऐसे दिखाया। और अगर हीट बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो Q इज लेस देन जीरो दिखाएंगे। तरीका दिखाने का कम है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। ये तो हीट वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका दे रखा है वर्क डन का, ठीक है। तो एक लेते हैं हम लोग सिस्टम, ये सिस्टम हमारा, अगर ये सिस्टम एक्सपैंड करता है, अगर सिस्टम एक्सपैंड करता है तो इसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर एक्सपेंड करता है तो। वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहाँ पे जो वर्क डन है उसकी जो एनर्जी ना कम हो जाता है। जितना पहले एनर्जी था सिस्टम का, जितना पहले एनर्जी था, अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाता है बाय द सिस्टम। यानी अगर सिस्टम खुद से एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाता है। तो एनर्जी कम हो जाता है तो इसको नेगेटिव से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन नेगेटिव दिखाते हैं क्योंकि वो सिस्टम जो है ना एक्सपेंड करता है अपना एनर्जी यूज करके, ठीक है। और अगर ये कंप्रेस करता है, अगर ये कंप्रेस करता है तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहाँ पे जो सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है, तो वर्क डन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं,
ठीक है, तो ये एक दो साइन कन्वेंशन है कि अगर एक दो ही मोड है जिससे थर्मल सिस्टम का एनर्जी चेंज होता है। एक ये कि सिस्टम को अंदर एनर्जी मिले या एनर्जी रिलीज हो जाए या फिर वर्क डन करे। तो अगर सिस्टम को एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी जो है ना, क्यू जो है ना ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ जाएगा एब्जॉर्ब करेगा तो। और यहाँ पे है हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, क्यू इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू जो है हम लोग नेगेटिव में दिखाएंगे। हम लोग क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये एनर्जी कम हो जाता है। तो एक तो ये एनर्जी के हिसाब से हो गया। दूसरा दे रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, उसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बाय का मतलब वो खुद से वर्क डन कर रहा है, तो अपना एनर्जी यूज कर रहा है और उस तरह से वर्क डन कर रहा है। तो उसका अपना जितना पहले एनर्जी था, कुछ एनर्जी तो वर्क डन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो अब उसके पास जो एनर्जी बचेगा पहले के मुकाबले में कम बचेगा। तो हम लोग जो एनर्जी निकालते हैं या डिफरेंस जब भी निकालते हैं, तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। ये एक हमारा जनरल मेथड होता है, फाइनल कितना इनिशियल कितना। अब जैसे मान लो इसने वर्क डन किया, पहले इसका एनर्जी था 100 जूल, अब उसने एनर्जी 100 जूल था, अब उसने वर्क डन किया और 10 जूल इस्तेमाल किया वर्क डन करने के लिए। तो पहले 100 था, वर्क डन करने के लिए 10 तो इस्तेमाल किया, 10 जूल का एनर्जी यूज हो गया, अब उसके पास बचा कितना, 90 जूल, ठीक है ना। तो 90 फाइनल 90 जूल है, इनिशियल 100 जूल था, तो 90 में से 100 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, तो वहाँ नेगेटिव वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इस पे, मैं तो ऐसे चलते ये वाले बता रहा हूँ इसको। और कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम जो है ना कंप्रेस होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाता है, और जितना वर्क डन होता है उतना एनर्जी सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो सिस्टम का एनर्जी 100 जूल था और वर्क डन किया गया तो 10 जूल एनर्जी और आ गया सिस्टम के अंदर, तो अब वो एक 110 जूल का एनर्जी हो जाएगा सिस्टम का। तो इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम में एनर्जी बढ़ता है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है, वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। और वर्क डन बाय द सिस्टम में एनर्जी घटता है, तो वर्क डन का जो नोटेशन लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। कितना समझ में आया ये बातें, ठीक है। आगे चले हम लोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो एक बेसिक आइडिया जनरेट किया हम लोग। अगर ये आइडिया आपको समझ में आ रहा है तो आगे हल्के हल्के सब समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं वो कोर कंसेप्ट है थर्मल थर्मल प्रॉपर्टी का या थर्मोडायनेमिक्स का कोर कंसेप्ट। अब इसको मैं मिटाता हूँ, और यहाँ पे क्या बताया कि एक अभी हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा था आइसोथर्मल प्रॉपर्टीज, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस तो याद होगा, हाँ, प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। मीन्स अगर कोई चीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना, अगर उसका प्रोसेस का जो प्रोसीजर स्पीड देखेंगे तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। क्योंकि हम लोगों ने आइसोथर्मल में ही बताया था कि जो टेम्परेचर जो सिस्टम होता है और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होता है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो सारा टेम्परेचर को सेम रखने के लिए वो जो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही हल्के 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 प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो ये एक्सपेंशन भी बहुत फास्ट नहीं होगा, बहुत हल्के हल्के एक्सपैंड होगा। कंप्रेशन होगा तो बहुत हल्के हल्के कंप्रेशन होगा। तो जब भी कभी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वो एक स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। कितनी बात सुन रही। अब क्या बताया कि जो एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। पहले इसे मैं मिटाता हूँ, आगे चलते हम लोग। क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस,
ठीक है, क्या बताया कि एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्या दिया जाता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा एक आइडियल गैस का इक्वेशन होता है। पी प्रेशर कितना है, वी वॉल्यूम कितना है, वो इक्वल होता है एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, आर गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होता है। टी टेम्परेचर होता है एक सिस्टम या कभी भी जहां कहीं भी कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना उसका होता है, टेम्परेचर टी। फॉर आर गैस कांस्टेंट, पी pressure of the system, V volume of the system, and number of mole of gas, number of mole of gas, R गैस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये दे रखा है इसका, कितनी बात सुन में। अब क्या दे रखा है, अगर एक मोल गैस लेते हैं हम लोग, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, होगा ना। ये n का वैल्यू 1 डाल दिया हमने, PV इज इक्वल टू RT हो गया। अब क्या बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T रिमेन सेम, T रिमेन सेम, यानी ये जो टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, T रिमेन सेम, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। R जो है ना गैस कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये जो PV होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये PV जो है ना एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है कि PV जो है ना प्रेशर है, P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग का एक सिस्टम बनाया था, तो अगर हम उस सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? अगर प्रेशर बढ़ा देंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। वो जो बढ़ाने का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे अभी जब भी कभी प्रेशर की बात करेंगे तो हम उसको मेंशन करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वो मूल पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया कि ये दोनों एक इन्वर्सली रिलेट, इन्वर्सली का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेट करता है। इसको एक चैप्टर तो कट गया, उसमें ये बॉयल्स लॉ भी कहलाता है, बॉयल्स लॉ। हाँ, अब कभी पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा में तो पढ़ाएंगे, वो चैप्टर शायद कट गया वो। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है ना, एवोगैड्रोस लॉ होते हैं, डाल्टन पार्शियल प्रेशर का लॉ है, वो एक चैप्टर उसमें सारे डिस्कस किए गए हैं। एनीवे, अभी समझ लिया, इसको समझ में आ गया। तो क्या बताया कि ये जो है P1 V1 इज इक्वल टू
P2V2, यानी पहला जो प्रेशर था, पहला जो वॉल्यूम था, अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो P2 हो जाएगा, उसी के हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो ये एक रिलेशन आता है, और ये रिलेशन जो है हमारा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये इसको बोलते हैं। और ये तो हम उसके आगे का ले लिए कि अगर एक पहले का जो इनिशियल कंडीशन होगा और फिर फाइनल कंडीशन होगा, तो पहले कितना प्रेशर था, कितना वॉल्यूम था, फाइनल में कितना प्रेशर है, फिर कितना वॉल्यूम होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। तो ये एक रिलेशन दे रखा है आइसोथर्मल के लिए। कितनी बात समझ में? एक ग्राफ दे रखा है, मैं आज के लिए एक ग्राफ बना के और छोड़ देते हैं, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये नोट कर लिए, तो मैं इसका पीवी ग्राफ बनाते हैं। पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, हाँ इसे मिटा दे, ठीक है। पीवी ग्राफ, ये एक हमारा होता है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये एक गैस का कंडीशन है, एक कंडीशन दे रखा है। इस वक्त जो प्रेशर है P1 है, इसका वॉल्यूम है V1 है, ठीक है ना। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो है तो जितना टेम्परेचर यहाँ होगा, बाद में भी उतना ही टेम्परेचर होगा। कितनी बात सुन में? तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ इनिशियल जो है ए वाला कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम ये दे रखा है। अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, सॉरी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, यहाँ पे ये P1 के बराबर है और ये जो है V1 के बराबर है ना। ये अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, इसके हिसाब से पीवी कांस्टेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक। तो क्या हुआ, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, ये एक हमारा सिस्टम है ये, ठीक है, ये एक सिस्टम है ये। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये पिस्टन एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रेशर यहाँ से लग रहा था, यहाँ से गैस का प्रेशर लग रहा था, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये जो है ना वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ हम दिखाएंगे इक्वेशन, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पिस्टन मूव क्यों कर रहा था? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, बाहर का प्रेशर कम था, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अंदर का प्रेशर की वजह से पिस्टन एक्सपेंड का ऊपर की तरफ मूव करने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा, एक्सपेंशन होने लगा। तो पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब प्रेशर कम हो जाएगा। तो यह जो इनिशियल कंडीशन था ये वाला, अब हम फाइनल ये बी वाला, ये ए वाला कंडीशन था, ये बी वाला। तो अब क्या होगा कि ये जो है ना हल्के हल्के वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तो ये हल्के हल्के ऐसे एक्सपेंड करके यहाँ चला है, ये बी कंडीशन हो गया, यहाँ P2V2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये पीवी ग्राफ हो गया, ये एक्सपेंशन ग्राफ है। ये जब एक्सपेंशन होता है तो ये हमारा होता है। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये V2 वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ P1 वॉल्यूम, P2 वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा, प्रेशर सॉरी, यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम ये है, और ये B का नेचर है। ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ बना दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। कितनी बात समझ में? ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी जो है ना कांस्टेंट आएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक्सपेंशन का ग्राफ बना दिया, ये एरो दिखा दिया। कितनी बात समझ में? टोटल वर्क डन कितना होगा, हमने बताया था ना, जब एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और हाँ वो तो वर्क डन का साइन माइनस होगा, मगर टोटल वर्क डन कितना होगा अगर इस ग्राफ से देखेंगे, तो हम बस छोटी सी बात बता के आ सकते हैं कि ये जो एरिया आएगा, ये पूरा जो एरिया आ रहा पीवी डायग्राम के अंदर है ना, ये पी से ये, तो ये जो एरिया आएगा ये टोटल वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग expansion is equal to
एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है ना। पीवी जो ग्राफ बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाएंगे, तो इसके अंदर जो ये जो एरिया आ रहा है, ये जितना एरिया आएगा इस शेड का, वो उतना टोटल वर्क डन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, आज यहीं तक।